वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। आज हम लोग अध्याय 3 के धारा वैद्युत नाम के पाठ का 5वां लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं और आज का पहला टॉपिक है धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। किस प्रकार से धातुओं में धारा का प्रवाह होता है जब हम विभवांतर को आरोपित करते हैं, आज हम लोग देखने चल रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल नाम से ही स्पष्ट है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर आता है धातु। धातु क्या होता है? धातु सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब धातुएं हैं। इनके अलावा जो ठोस धातुएं हैं वो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये सब धातुएं हैं। धातुओं में किस प्रकार से वैद्युत चालन होता है जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को जानना होगा कि परमाणु का संगठन, कंपोजिशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु अगर है तो परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर इस प्रकार की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं। ठीक, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, जैसा कि बोहर मॉडल में बताया गया है। ध्यान देने की बात क्या है कि यह नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इस कारण से यह पूरा नाभिक जो होता है वो हमारा धन आवेश को लिए हुए होता है। इस धन आवेश और यह बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। यह आकर्षण बल जो नज़दीक की कक्षाएं हैं इनमें ज़्यादा होता है और बाह्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पर यह आकर्षण बल दूरी बढ़ने के कारण कम होता जाता है, क्योंकि कूलाम का नियम कहता है कि वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, यह धन आवेश और यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, आकर्षण बल है, दूरी बढ़ने के साथ साथ वह आकर्षण बल कम होता जाता है। ठीक, तो धातुओं में क्या होता है? धातुओं में ये जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये थोड़ी सी ही ऊर्जा पाकर यह बाह्य कक्षा को छोड़ देते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा इनको मिली, यह बाह्य कक्षा को छोड़ दिए। तो धातुओं में ये खास चीज़ होती है कि इनकी बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अल्प ऊर्जा को प्राप्त करके इस ऑर्बिट को, इस कक्षा को छोड़ देते हैं। लेकिन ये कक्षा को छोड़ने के बाद ये धातु की पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते। इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो धातु के पृष्ठ को छोड़ सकें। तो वह इलेक्ट्रॉन जो ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये अगर सामान्य ताप पर बाहर निकल आता है और तब ये इस धातु में इधर उधर रैंडम मोशन करने लगता है। ठीक, यादृच्छिक गति इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे एक ही परमाणु के साथ नहीं होता, बहुत सारे परमाणु हैं और उनमें सामान्य ताप पर या कोई धातु को रगड़ दिया गया किसी चीज़ से, तब वो इतना ताप पा जाते हैं, इतनी ऊर्जा पा जाते हैं कि बाह्यतम कोश से निकलकर धातु की सीमा के भीतर, धातु के पृष्ठ की सीमा के भीतर
इधर उधर गति करने लगते हैं और इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सामान्य ताप पर सभी धातुओं में इस प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूँकि ये ऊष्मा को ग्रहण करके सामान्य ताप पर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं, इस कारण से ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, थर्मल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऊष्मीय विक्षोभ के कारण बाहर आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे मेटल की, इस पूरे धातु की बाउंड्री के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धातुओं में इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो धातुओं में इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 10⁻29 प्रति घन मीटर, इसको इस तरह से भी लिखा हुआ तुम लोग पाओगे प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के आयतन में जो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है धातुओं में वो 10⁻29 के ऑर्डर की या इस कोटि की होती है। इस कारण से धातुओं में जब धारा का प्रवाह करने के लिए वैद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से धातुओं में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवहार होता है वो किसी बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति होता है। इस कारण से इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। इनकी संख्या 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है। ठीक, अब अलग अलग धातुओं में इनका ऑर्डर यही रहता है, लेकिन धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, इस कारण यह वैद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अगर चालकता की बात करें तो सबसे ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। ठीक है ना, पहले नंबर पर जो ऊष्मा का चालक होता है वो चांदी होता है। उसके बाद आता है तांबा, ठीक है ना, इसके बाद आता है सोना, ठीक है ना, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो यह धातुओं की चालकता का बढ़ते से घटता क्रम है। इनको कभी कभी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा चालक कौन है, तो तुम कहोगे चांदी है, दूसरे नंबर पे तांबा है, तीसरे नंबर पे सोना है, फिर चौथे नंबर पर एल्युमिनियम है। ठीक, तो यह इलेक्ट्रॉनों का जो निकलना होता है, यह इलेक्ट्रॉन निकल आए हैं, ये पूरी बाउंड्री के अंदर यादृच्छिक गति कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, और यह लगातार एक दूसरे से टकरा कर इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इनके दोनों एंड पर एक ऐसे बल्ब लगा दें तो हम देखते हैं कि धातु के किसी टुकड़े पर के सिरों पर कोई बल्ब लगा दें तो ये बल्ब जलता नहीं है। अगर यह बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि यह सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा कर इस तरह से गति कर रहे हैं कि इनका कोई जो नेट प्रवाह है, इनका कोई नेट प्रवाह नहीं हो रहा है। इनका नेट प्रवाह कह सकते हो शून्य है। यानी कि अब जब इस पर कोई विभवांतर नहीं लगा है, बल्ब लगा रहे हो, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि नेट प्रवाह है ना बराबर क्या है, शून्य है। किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह शून्य होने का मतलब क्या है कि इनका जो नेट वेग है, औसत वेग है, वह शून्य है। यहाँ पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इन चूँकि ये ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं इसलिए इनको ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वेग। क्या कहते हैं,
ऊष्मीय वेग, और इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो कोटि होती है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होती है। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, ये बहुत ज़्यादा है। 10⁵ का मतलब 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेग से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन चलते समय इनका वेग का परिमाण और दिशा लगातार बदलता रहता है। अब तुम कहोगे वेग का परिमाण का मतलब मात्रा, क्वांटिटी, और दिशा लगातार बदलती रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन धातु से निकल आया, जब कोई भी धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन जब वो निकल आएगा तो वह बन जाएगा धन आयन। और धन आयन बनने का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ धन आयन बचा। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, इधर उधर रैंडम मोशन करने लगेंगे, तो वो धन आयनों से लगातार टकराएंगे। यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने की, सारे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, सारे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, ज़्यादा परमाणुओं से निकलते हैं, लेकिन सारे के सारे परमाणु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसमें परमाणु भी मौजूद हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो भी हैं, और परमाणु के निकलने से जो धन आयन बचे हैं वो भी वहाँ पर स्थिर हैं। ये याद रखना कि परमाणु और जो धन आयन हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जिस कारण से धन आयन जो बना इलेक्ट्रॉनों के निकलने से वो, और जो परमाणु हैं वो ये चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं धातुओं के केस में। तो ना तो इसमें धन आयन चल रहा है, ना तो परमाणु चल रहा है, चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ये चलेंगे और इस बहुत हाई स्पीड से चलेंगे, इसको ऊष्मीय वेग कहते हैं, तब इन इलेक्ट्रॉनों का टक्कर होगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर किससे होगी? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर किससे होगी? बाकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होगी। इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ही टक्कर किससे होगी? परमाणु से होगी। भाई वो परमाणु जो इसमें पहले से मौजूद हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी किससे? धन आयन से, जिनसे वो निकल चुके हैं उनसे भी वो टक्कर होगी। इस प्रकार से यहाँ 3 प्रकार का कोलिजन तुम लोग को देखने को मिलता है। तो इन टक्करों के कारण ही ये लगातार अपनी दिशाओं को बदल रहे हैं, और जब ये टक्करें होंगी तो अपनी ऊर्जा का ह्रास भी करेंगे। तो इन टक्करों में लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है, और इस टक्कर के कारण इनकी दिशा भी बदलती रहती है। तो इस प्रकार से जब धातुओं में कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगाया जाता है, तब उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वो ऊष्मीय वेग कहलाता है, और यह ऊष्मीय वेग का परिमाण और दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि लगातार टक्करें होती रहती हैं। तो इस प्रकार बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं, यही हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। लेकिन जब इसमें हम विद्युत वाहक बल लगाते हैं तब वो क्या होता है? तब सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है। वह वैद्युत बल इन सारे इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में लाता है। ठीक, तो इससे पहले हम बेटा कॉपी कलम निकाल कर लिखो। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने बताया इसको तुम लोग लिख सकते हो। और अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इसके बाद ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग को हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है। हेडिंग डालो ऊष्मीय वेग, ब्रैकेट में लिखना थर्मल वेलोसिटी। ठीक, तो ऊष्मीय वेग क्या है लिखते हैं। जब किसी धातु के सिरों पर कोई विद्युत वाहक बल आरोपित नहीं होता है तब
धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तीव्र गति से इधर उधर गति करते रहते हैं, धातु की सीमा के भीतर गति करते रहते हैं। इस वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। यह वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि उसी में आगे लिखो, चूंकि धातु में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस कारण नेट ऊष्मीय वेग, नेट औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un बटा n बराबर 0 होता है। ये याद रखना बेटा, अगर कोई धारा बहती तब हम कहते कि भाई इसका नेट ऊष्मीय वेग है, लेकिन कोई धारा जब बह ही नहीं रही तो नेट ऊष्मीय वेग क्या हो गया? 0। ठीक। तो अगर कोई पूछे कि नेट ऊष्मीय वेग क्या होता है, कहोगे 0। पूछेगा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इससे एक बल्ब को जोड़ दे रहे हैं तो अगर नेट ऊष्मीय वेग 0 ना होता तो यह बल्ब आवेश का नेट प्रवाह होने के कारण बल्ब जलता, लेकिन बल्ब जल नहीं रहा है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी धातु का टुकड़ा अगर रखा है तो उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब हम लोग बेटा इसमें वैद्युत चालन की बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ तुम लोग को जानना है, वो है माध्य मुक्त पथ। हेडिंग डाल दो बेटा, माध्य मुक्त पथ। इसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? चलो देखो बेटा, फिर से एक बार बना लेते हैं। ये हमारा धातु है, धातु का कोई तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, यहाँ चला। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। कहीं ना कहीं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हुए चल रहे हैं। ठीक। तो धातुओं के अंदर अभी क्या है? अभी इसमें जो वेग है वो ऊष्मीय वेग है। कौन सा वेग है? ऊष्मीय वेग। यहाँ ऊष्मीय वेग कुछ है, यहाँ ऊष्मीय वेग कुछ है, यहाँ ऊष्मीय वेग कुछ है। हमने बताया कि दिशा और परिमाण दोनों में ऊष्मीय वेग बदलता रहता है। तो जब कोई धातु के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाया जाता तब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, वह ऊष्मीय वेग होता है। ऊष्मीय वेग से चलने पर लगातार इलेक्ट्रॉन टक्करें करते रहते हैं। वो टक्कर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धन आयन, इलेक्ट्रॉन परमाणु की हो सकती है। तो इस तरह से जब यह लगातार हमारी टक्करें हो रही हैं तो लगातार टक्करों में वो कुछ दूरी चल रहा है। ठीक। तो दो टक्करों के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे जो चली गई दूरी है वो λ1 है, यहाँ पर चली गई दूरी λ2 है, λ3 तीसरी टक्कर में, चौथी चक्कर में λ4। इस तरह से अगर λ1, λ2, λ3, λ4 इस तरह से दो टक्करों के बीच में चली गई दूरियां हैं, तब इनकी जो औसत दूरी होगी दो टक्करों के बीच में, वह दूरी ही कहलाती है माध्य मुक्त पथ। मुक्त का मतलब होता है कि जितने टाइम तक वो फ्री रहा। देखो यहाँ से यहाँ तक टक्कर के बीच में फ्रीली चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक इतनी देर तक फ्री रहा, तो माध्य मुक्त पथ। मुक्त पथ का मतलब जितनी दूर वो बिना टक्कर के चला, ये मुक्त पथ है। और उन सारे मुक्त पथों का जो औसत होता है इसको हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक है ना। तो जब किसी अब बेटा इसको लिख लो, इसको लिख लो। मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या है? मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी धातु के सिरों पर कोई विद्युत वाहक बल आरोपित नहीं किया जाता है तब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
तो मान लेते हैं λ1, λ2, λ3 ऐसे करते करते n तक है, तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात करके तुम लोग लिखोगे, अर्थात लैम्डा बराबर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस एंड सो ऑन λ4 अपॉन n। तो ये हमारा हो गया माध्य मुक्त पथ। इसके अलावा अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, औसत श्रांति काल। औसत श्रांति काल इसको बोलते हैं बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अब दो क्रमागत टक्करों के बीच में वो शांत रहा, टक्कर नहीं हुई, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में अगर यहाँ पर जो टाइम लगा वो τ1 है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ τ2 है, यहाँ τ3 है, यहाँ τ4। अगर दो टक्करों के बीच यहाँ τ1 लगा, यहाँ τ2, यहाँ τ3, τ4, इस तरह से n टक्करें अगर हो रही हैं, तो n टक्करों में जो एक टक्कर के बीच में लगा औसत समय होगा वो इन सभी का औसत होगा। यानी कि जब धातु के सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया जाता है तब दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय जो कहलाता है वो श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ τ1 है, τ2 है, τ3 है, मतलब दो टक्करों के बीच कितनी देर वो रिलैक्स रहा, शांत रहा, टक्कर नहीं हुई, तो वो औसत श्रांतिकाल को टाउ से दिखाया जाता है। ये τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ τn अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, इस तरह से औसत श्रांतिकाल की परिभाषा तुम लोग लिख लो। जब धातु के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं होता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है वह श्रांतिकाल कहलाता, वह औसत श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक, तो यह औसत श्रांतिकाल हो गया, यह माध्य मुक्त पथ हो गया। ठीक, ये तो हुई तब की बात जब धातुओं के सिरों पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है। विद्युत वाहक बल नहीं लगा है तब यहाँ पर जो वेग है वो यादृच्छिक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, अब इस धातु के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल लगा दे रहे हैं, एक वोल्टेज लगा दे रहे हैं। तब क्या होगा, जैसे ही विद्युत वाहक बल हम लोग लगाते हैं इस धातु के सिरों पर, उस समय एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और तुम लोग जानते हो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह धन से ऋण की तरफ होती है। और जब वैद्युत क्षेत्र हम लगाते हैं तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है आवेश E है, और जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस आवेश पर एक वैद्युत बल लगने लगता है। और तुम जानते हो कि धन आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और ऋण आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों पर, यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है, और वह बल सभी इलेक्ट्रॉनों पर बराबर होता है। सभी लोग ध्यान देना कि यहाँ पर जो बल है यह दोनों पर क्या है, बराबर है। सारे इलेक्ट्रॉनों पर यह बल बराबर है, किसी पर भी कम नहीं है। और इस बल का मान होगा E इंटू कैपिटल E। क्यों, यह बराबर होता है Q इंटू कैपिटल E, तो Q की जगह यहाँ E हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E। ये वैद्युत बल का मान है। ठीक, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल काम करने लगता है, और उस वैद्युत बल के कारण तुम जानते हो एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो सभी के त्वरण एक ही रहते हैं, तो सभी एक समान त्वरण से एक्सेलरेट होते हैं। लेकिन तुम कहोगे कि तब इसका वेग लगातार बढ़ते रहना चाहिए। क्या इन इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ते रहेगा? जैसे कि तुम कार को एक्सेलरेट कर रहे हो, उसके स्पीड पर तुमने पैर दबा दिया और स्पीड लगातार
बढ़ती चली जा रही है, या टू व्हीलर है एक्सीलेटर तुमने एक बार फिक्स कर दिया वो बढ़ता चला जा रहा है स्पीड, तो यहाँ पर भी तो एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पर भी एक त्वरण कार्य कर रहा है, बल लग रहा है, बल के कारण त्वरण लग रहा है, और त्वरण लगातार लग रहा है। ऐसा नहीं कि त्वरण एक बार लगा के हमने छोड़ दिया, नहीं, लगातार यहाँ से वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, लगातार वैद्युत बल है, और वैद्युत बल है तो वैद्युत त्वरण है, तो त्वरण के कारण लगातार इनका वेग बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यह त्वरित होते हैं तो त्वरित होने के दौरान भी इनका सभी का वेग एक ही नहीं रहता। किसी का वेग v1 है, किसी का वेग v2 है, किसी का v3 है, किसी का v4 है, v5 है, v6 है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ शुरुआत में इनका वेग u1 था, u2 था, u3 था, u4 था, u5 था, u6 था, लेकिन जब बल लगाओगे तो चूंकि इनके वेग अलग अलग थे, इनके प्रारंभिक वेग अलग अलग थे, तो भले बल एक ही लगा रहे हो, लेकिन बल लगाने से बल का प्रभाव इन पर अलग अलग होगा। बल एक है, त्वरण एक है, लेकिन जो इनका वेग प्राप्त होगा फाइनली वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो v बराबर होता है u प्लस at, होता है कि नहीं होता? तो अगर u अलग है, त्वरण सबका एक है, त्वरण सब पे एक लग रहा है, a त्वरण इस पे भी, इस पे भी, इस पे, सब पे, लेकिन दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय भी सबका अलग अलग है, जो t होगा, और u सबका अलग अलग है, इसका u अलग है, इसका u अलग है, इसका u अलग है। तो इसका मतलब है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो अंतिम वेग प्राप्त करेगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से हमने ये लगा दिया एक विद्युत वाहक बल, तो वो जो वेग होगा फाइनल वेग वो अलग अलग होगा। ठीक है, त्वरण एक है लेकिन यह वेग अलग अलग होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या यह वेग लगातार बढ़ता जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये t लगातार हमारा बढ़ नहीं रहा है। जैसे यहाँ कुछ दूर आया, दूसरे से टक्कर मार दिया, जब टक्कर मार दिया तो उसका फिर नया u आ गया। तो लगातार टक्करों के कारण यह वेग लगातार बढ़ता नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये जब त्वरित होगा तब भी इसमें टक्करें होंगी आपस में। ऐसा नहीं है कि जब ये चलने लगा तो टक्करें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब ये एक सीध में हो गए और एक निश्चित दिशा में चलने लगे तब भी तो इसमें परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु और धन आयन मौजूद हैं। तो वह परमाणु से इनकी टक्करें होंगी, टक्करों के कारण ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा ह्रास के कारण वह तार गर्म हो जाएगा। ठीक है ना? ऊर्जा का ह्रास होगा और तब हम कहेंगे वही ऊर्जा ह्रास का कारण प्रतिरोध होता है। तो जो इन इलेक्ट्रॉनों की जो टक्करें होती हैं परमाणुओं से और धनायनों से, वही प्रतिरोध का कारण है। जो पदार्थ में हम कहते हैं प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो उस प्रतिरोध का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातुओं के परमाणुओं और धनायनों से टक्करें। तो इस तरह से हमारा कहने का मतलब है कि इनका जो वेग है वह लगातार बढ़ता नहीं है, बल्कि ये एक नियत वेग को ही प्राप्त कर पाता है। और वह नियत वेग जो v से हम दिखा रहे हैं, इस वेग को, ये सब वेग अलग अलग हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के, इन वेग को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का जो एक सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त कर लेता है इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक? तो अपवाह वेग क्या है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसको अब हम लोग लिखेंगे। हेडिंग डाल दो, औसत अपवाह वेग। औसत अपवाह वेग। औसत अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बोलते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको v सफिक्स में d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखना। ठीक है? तो औसत अपवाह वेग क्या है? ये तभी होता है जब ये हमने क्या लगा दिया, विद्युत वाहक बल, और इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। तो लिखो, अब औसत अपवाह वेग की डेफिनेशन लिख लो बेटा। जब किसी धातु के सिरों पर विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है, तब
धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन लगाए गए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत सूक्ष्म वेग अर्जित कर लेते हैं। इस औसत सूक्ष्म वेग को औसत अपवाह वेग या औसत अनुगमन वेग या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसकी कोटि 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखो बेटा, यहाँ ऊष्मीय वेग का जो ऑर्डर था वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड था, यानी कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 0.1 अगर इसको कहोगे तो 0.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये जो इतना ज़्यादा वेग था, जैसे ही हमने विद्युत वाहक बल लगाया ये बहुत कम वेग में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब वह मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म वेग से, देख रहे हो, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी 1 मिलीमीटर चलने में 10 सेकंड लगा लेगा। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ठीक है ना, तो 1 मिलीमीटर चलने में 10 सेकंड लगा लेगा। तो यानी कि इतने सूक्ष्म वेग से ये इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर चलने लगते हैं। कब? जब हमने यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगा दिया है तब, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग इस औसत अपवाह वेग के फार्मूले को डिराइव करने चलेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? आज हम लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में जाना, किस प्रकार से धातुओं में वैद्युत का चालन होता है, और औसत श्रांतिकाल क्या है, औसत अपवाह वेग क्या है, और माध्य मुक्त पथ क्या है। इन सभी के बारे में विस्तार से आज हम लोगों ने चर्चा की। अगले लेक्चर को, लेक्चर नंबर जो 6 है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन की दृष्टि से 3 नंबर का क्वेश्चन आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर की नोट बढ़िया से आप बनाइए, और जो पीछे 4 लेक्चर और चले हैं उनकी भी नोट बढ़िया से बनाइए, और लगातार इसको याद करते चलिए। रोज़ का रोज़ लेक्चर पर डे बनाते रहिए, अदरवाइज़ आप जब इकट्ठे बैठेंगे तो आप 5 घंटे 6 घंटे का लेक्चर एक साथ नहीं देख सकते। इसलिए लगातार लेक्चर को पर डे देखिए और पर डे उसकी नोट्स बनाते रखिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।